नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षक साथियों का अपना सबसे पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज के इस वीडियो में बात किसी एक पॉइंट पर नहीं होगी, बल्कि 3-4 बिंदुओं पर बात होगी, जिससे आपको साफ साफ अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले समय में आप शिक्षक साथियों के साथ क्या होने वाला है। देखिए, जैसा कि मैं कहते और करते आया हूं, वैसे ही मैं आज भी और आगे भी सिर्फ उन 3-4 संभावित परिस्थितियों का जिक्र करूंगा और उन पर फैसला आप स्वयं लेंगे या करेंगे। फैसले पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो अपना फैसला नहीं सुनाता है, वो बस आपको उन परिस्थितियों से रूबरू या कह लीजिए आगाह कराता है जिन परिस्थितियों का निर्माण लगता है कि आने वाले समय में होने वाला है। तो मैं सिर्फ उन आने वाले खतरों या कह लीजिए शिक्षा विभाग के कुछ फैसलों के संभावित हानिकारक परिणाम की चर्चा करूंगा, जिससे कि आप समय रहते अलर्ट हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि आज चर्चा किसी एक बिंदु पर नहीं बल्कि 3-4 पॉइंट्स पर करेंगे, तो आइए चर्चा की शुरुआत इस बात से करते हैं कि क्या सरकार ने शिक्षकों से किसी प्रकार की वादा खिलाफी की है? क्या सरकार शिक्षकों के साथ किए अपने इकरारनामे से खुद ही मुकर गई है? सत्ता पलटासन के बाद बीजेपी जो विपक्ष में रहते हुए दिन रात शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाती थी, शिक्षकों के हर आंदोलन में साथ खड़े होने का भरोसा दिलाती थी, तो क्या अब सत्ता में भागीदार होने के बाद बीजेपी ने भी पलटासन कर लिया है? या बीजेपी कुछ बोलेगी और जो कहा जा रहा है कि ये जो शिक्षा विभाग का शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ मुंह खोलेगी, या फिर सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी चुप बैठी रहेगी? खैर, बीजेपी क्या करती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सवाल कि अगर सरकार ने ऐसा कर दिया है, यानी जिसे शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कहा जा रहा है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा शिक्षकों पर। तो शिक्षक साथियों, चर्चा को आगे ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। देखिए, जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है और रोज रात के 9 बजे आपकी समस्याओं को मुद्दा बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है, आपकी आवाज बनकर, वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और जो माहौल है आपको तो पता है ही, उसमें हो तो कुछ भी सकता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहे। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या और आपके मुद्दे को आवाज देता है, उस तरह से तो खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता है। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते और करवाते रहिए। जी, तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही थी शिक्षा विभाग के उस फैसले की जिसे शिक्षक साथी सरकार का शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कह रहे हैं। तो क्या है वो फैसला और क्या शिक्षकों को इस फैसले को सरकार के शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी क्यों कह रहे हैं, और क्या यह सच में शिक्षकों के साथ सरकार का वादा खिलाफी है? तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा आज की इस बातचीत में। देखिए, जिस तरह से बिहार में सत्ता का पलटासन हुआ और सत्ता की भागीदार वो पार्टी बनी जो विपक्ष में रहते हुए शिक्षकों के साथ हमेशा खड़ी रहने की दावा करती थी, शिक्षकों के आंदोलन में शिक्षकों की मांग में हाँ मिलाया, तो सरकार में बीजेपी के हिस्सेदार बनने पर शिक्षकों में सबसे बड़ी उम्मीद जगी कि अब शायद शिक्षकों की समस्या का समाधान चुटकी में हो जाएगा। लेकिन जो हो रहा है उससे तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है। सत्ता बदली के बाद सबसे पहली जो बैठक शिक्षा विभाग में हुई और जो फैसले लिए गए हैं उस बैठक में, उसे ही शिक्षकों ने सरकार का शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी का नाम दिया है। तो अब सवाल है कि वो फैसला क्या है। तो आपको बता दें कि वो फैसला राज्य के करीबन 3.5 से 4 लाख लोगों और उनके परिवार को लेकर है। वैसे तो ये लोग भी शिक्षक ही हैं, लेकिन 3.5 लाख से 4 लाख लोग
इसलिए कहा ताकि सरकार को इन 3.5 से 4 लाख लोगों की ताकत का एहसास रहे कि वो शिक्षक तो हैं ही, साथ ही वोटर भी हैं। और ये तो सिर्फ एक प्रकार के शिक्षकों की संख्या है। जब हम उनके परिवार, रिश्ते नातेदार, दोस्त, मुहिम और जिन्हें वो प्रभावित कर सकते हैं, तो इन सब को जोड़ लेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो आने वाले चुनाव में बहुत मायने रखती है। तो जो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं नियोजित शिक्षकों की, वो नियोजित शिक्षक जिनके बारे में खुद नियोजित शिक्षकों का मानना है कि उनके साथ सौतेले शिक्षकों की तरह का व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जब से बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इस तरह का है तो वो सरासर गलत है। शिक्षक बस एक शिक्षक होता है। आप भले ही उनमें फूट डालने या कह लीजिए बांट कर रखने की रणनीति के तहत आप उन्हें नियोजित, बीपीएससी तो विशिष्ट या फिर कई और नाम से शिक्षा विभाग, जिसके तहत शिक्षकों को खंड खंड में बांट दिया गया है ताकि वो कभी एक हो ही नहीं पाए। हर कोई अपने में ही एक अलग ही बोध लेके है कि भाई मैं तो बीपीएससी पास हूँ, वो नियोजित है। उसी तरह जो नियोजित है वो ये सोचे कि भाई मैं तो नियोजित हूँ और बीपीएससी शिक्षक। तो इस तरह से शिक्षक आपस में ही बटे हुए हैं, जिसके कारण शिक्षकों की समस्या और बढ़ गई है। जब हम भी पढ़ते थे स्कूलों में तो बस 2 प्रकार के शिक्षक होते थे, एक प्रधानाध्यापक तो दूसरे सहायक अध्यापक। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था और इसका परिणाम ये होता था कि स्कूल में सब एक होकर काम करते थे, एक होकर पढ़ाते थे, क्योंकि इस तरह का भाव ही नहीं था जो आजकल स्कूलों में नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों के रूप में देखा जा रहा है। अब समझिए इसका परिणाम क्या होता है। अब जब नियोजित वाले अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते हैं तो बीपीएससी वाले चुप रहते हैं कि भाई नियोजित वाले जाने, और जब बीपीएससी वाले कुछ कहने चाहते हैं या करना चाहते हैं तो नियोजित वाले सोचते हैं कि अरे भाई बीपीएससी वाले जाने। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूलों में आपने एक वर्ग भेद टाइप का भी चीज पैदा कर दिया है। नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों की सैलरी का अंतर ही देख लीजिए आप। तो नियोजित वाले सोचते हैं कि पैसा बीपीएससी वाला ले रहा है तो वो करे काम। देखिए, इसमें किसी को गलत नहीं कह सकते, ये तो मानव स्वभाव है। लेकिन हम यानी शिक्षा विभाग जो कर सकता था वो ये था कि स्कूलों में इस तरह का जो भेद है, जो नियोजित, बीपीएससी, विशिष्ट, अतिविशिष्ट, विशिष्ट शिक्षकों के भेद मिटाकर, जैसा कि पहले होता था सारे शिक्षक बस एक शिक्षक होते थे, सबका पे स्केल एक था, तो सब एक थे, किसी में कोई मनमुटाव या भेद वाली बात नहीं होती थी। तो जैसा कि अभी है, तो ये भी सच है कि अगर शिक्षा विभाग को आगे ले जाना है तो सबको एक करके ही शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ेगा। खंड खंड में शिक्षा विभाग शिक्षकों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता है, ये जान लीजिए आप। तो पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति के समय से ही नियोजित शिक्षकों को एक विलन के रूप में दिखाया गया, या आप जो कहिए, जो शब्द आप चुन लीजिए, लेकिन जो उस टाइम हो रहा था, जिस बात का जिक्र मैंने अपने पहले के वीडियो में भी किया था कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपने सिलेक्शन ना होने के लिए भी जिम्मेदार इन नियोजित शिक्षकों को मानता था। एक तरह से इन नियोजित शिक्षकों के खिलाफ वाला माहौल उसी समय से बनता गया, जिसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। अब बताइए, कोई नियोजित शिक्षक है तो उसमें उसकी क्या गलती है? जब सरकार के पास पैसे नहीं थे तो आपने कम पैसों पर शिक्षकों की भर्ती नियोजित शिक्षक के रूप में की, वो भी एकदम लगन से और मन से लग गया अध्यापन के काम में, तमाम असुविधा और कम वेतन के साथ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप नियोजित शिक्षकों ने उस समय बिहार में शिक्षा सुधारने का बीड़ा उठाया जब सरकार के पास पैसे के साथ साथ संसाधन का घोर अभाव था। कैसे कैसे शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था को तब से लेकर अब तक की स्थिति में लाया। नहीं तो जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी उस समय और शिक्षकों की कमी थी, तो जान लीजिए अगर ये नियोजित शिक्षक नहीं होते तो आज जो भी थोड़ा सुधार हुआ आपको शिक्षा व्यवस्था में लगता है, तो उस हालत में शिक्षा व्यवस्था नहीं होती अगर ये नियोजित शिक्षक नहीं होते तो उनके रोल को कम कर आंकना, मतलब नियोजित शिक्षकों के रोल को कम कर आंकना बहुत बड़ी भूल होगी अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। इसलिए बीपीएससी के साथ साथ नियोजित शिक्षकों को भी पूरा मान सम्मान मिलना ही चाहिए। वो किसी भी तरह से कम सम्मान के हकदार नहीं है। ऐसे कह लीजिए कि नियोजित शिक्षक वो शिक्षक हैं
जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कश्ती उस समय संभाली जब कोई खेवनहार नहीं था, यह कह लीजिए कम पैसे के कारण शिक्षक की नौकरी कोई नहीं करना चाह रहा था। और अगर आपको लगता है कि मैं एक भी बात गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट में मुझे सही कर सकते हैं। इस पर आपके विचार सुनकर, जानकर और पढ़कर मुझे भी अच्छा लगेगा, तो आप भी कमेंट करके अपनी बातें रख सकते हैं। तो बात वही फिर कि आज उन्हीं नियोजित शिक्षकों के साथ दोहरा या सौतेला व्यवहार क्यों? जो बैठक हुई शिक्षा विभाग की, उसमें यह तय कर लिया गया है कि जो नियोजित शिक्षक 3 बार के प्रयास में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे, उनकी सेवा समाप्ति कर जाएगी। अब बताइए, नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त में यह एक प्रमुख शर्त है जो आप कंडिका 3 में देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर भी वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। कहीं भी उनके सेवा समाप्ति की बात नहीं है। बिहार नियोजित शिक्षक नियमावली जो 2006, 2012 और 2020 का गजट है, उस नियमावली के तहत 2006, 12 और 20 में निकाय के अंतर्गत शिक्षकों का नियोजन किया गया था, जिसकी सेवा शर्तें हैं और इनकी सेवा 60 वर्षों के लिए स्थायी है। इन्हीं नियोजित शिक्षक को सरकार एक नया नियमावली 2023 लाई, जिसका नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 रखा गया। इसमें नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देना है। एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर नियोजित से उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना। परीक्षा में 3 बार असफल होने की स्थिति में सेवा मुक्त की बात जो शिक्षा विभाग जो कल के पत्र में किया गया है, वो तो फिर असंवैधानिक हुआ ना। मतलब ये सेवा शर्त में उल्लेखित है कि यानी कि सरकार का इकरारनामा है नियोजित शिक्षकों के साथ, जिसे बदलने का फैसला शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया। और बैठक में कौन कौन रहे होंगे इसका अंदाजा या जानकारी आप सबको है ही। पाठक साहब का वो विवादित सवाल आपके जहन में अभी भी तरोताजा होगा, जब उन्होंने एकदम भरे मीटिंग हॉल में पूछ लिया था कि आप सब बीपीएससी वाले हैं ना, कोई नियोजित तो नहीं है। जिसको लेकर काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी उस समय नियोजित शिक्षकों में। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या पाठक साहब को नियोजित शिक्षक पसंद नहीं है क्या? चलिए, ये तो अवसर ठहरे। मुख्यमंत्री तक ने विधानसभा में कहा था कि 10-20 वर्षों से पढ़ाने वालों को किसी तरह का एग्जाम लेना अब ठीक नहीं है। और अब जो सत्ता में हिस्सेदार बीजेपी है, उसका तो मुख्य वादा ही था कि बिना किसी तरह के एग्जाम के बीपीएससी शिक्षकों को, यानी बीपीएससी शिक्षकों की तरह जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो फिर अब इस तरह की बातें क्यों? तो उम्मीद है नियोजित शिक्षकों को लेकर कोई भी फैसले लेने से पहले सरकार इन सब बातों का ध्यान रखेगी और जो एक तरह का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, उसे समाप्त कर सभी शिक्षकों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ लेकर चलने का काम करेगी। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज़ उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा तिलका।